समय पहले एक शांत हरे भरे गांव में मुनि अगस्त का आश्रम था। उस आश्रम के सामने एक विशाल नीम का पेड़ खड़ा था, जो अपने हर घने पत्तों और छांव के लिए प्रसिद्ध था। उसी नीम के पेड़ पर एक चिड़ा और एक चिड़िया रहते थे। दोनों में गहरा प्रेम था और वे दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। उनका जीवन दिन रात साथ बिताना, भोजन का खोज करना और एक दूसरे की चिंता करना इस बात का प्रमाण था कि प्रेम और विश्वास से भरा जीवन कितना सुखद हो सकता है। एक दिन जब मुनि अगस्त अपने कुटिया के अंदर ध्यान मग्न थे, तभी आकाश से नारद मुनि जी आते हैं और नारायण नारायण का जप करते हुए वहां पहुंचते हैं। मुनि अगस्त को प्रणाम करके नारद जी कहा, हे मुनिवर, मैं इस मृत्यु लोक का भ्रमण करते हुए आया हूँ। मुझे आपसे कुछ जानने की इच्छा है। कृपया मुझे बताएं कि इस लोक में मनुष्य के कर्मों का फल कैसे और कब मिलता है। मुनि अगस्त ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे देवर्षि नारद जी, मनुष्य के कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। यमराज के पास हर व्यक्ति का लेखा जोखा होता है। जब समय आता है तो हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अनुसार अवश्य मिलता है। नारद जी ने गहरे चिंतन में पड़ते हुए कहा, हे मुनिवर, क्या आप कृपया विस्तार से हमें इसे समझाने प्रयत्न करेंगे? कृपया ऐसी कौन सी कथा है जो इस सत्य को उजागर कर सके? मुनि अगस्त ने उत्तर दिया, हाँ देवर्षि जी, एक बहुत प्राचीन कथा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे सुनने से मनुष्य को समझ में आ जाएगा कि उसके कर्मों का फल परिणाम कैसे मिलता है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक स्वाभिमान नगरी थी। उस नगरी के राजा बहुत ही पराक्रमी, धार्मिक और दयावान थे। अपनी प्रजा की वो बहुत ध्यान रखते थे। अपनी प्रजा को वो संतान की तरह मानते थे। उस राजा के विनम्र स्वभाव के कारण उनकी प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्यार करती थी। राजा के राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। सब बहुत सुखी और आराम से रहते थे। राजा के एक पुत्र था। पुत्र जब 5 वर्ष का हो गया, तब राजा ने उसको अस्त्र शस्त्र और विद्या का अध्ययन करवाने के लिए गुरुकुल भेज दिया। राजकुमार गुरुकुल में जाकर अस्त्र शस्त्र और 12 विद्याओं का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद जब राजकुमार लौट करके अपने राजमहल आए, तब राजकुमार का उम्र 14 वर्ष हो गई थी। एक दिन राजकुमार ने उनके पिता महाराज जी आए और आकर के अपने पुत्र से कहते हैं, हे पुत्र राजकुमार, अब हमारी उम्र हो चली है, आप विवाह योग्य हो गए हैं, साथ ही अब इस कार्य आपको संभालना है ताकि हम आराम से तीर्थ यात्रा पर जा सकें। पिताजी की बात सुनने के बाद राजकुमार ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, अभी तो मैं गुरुकुल से आया हूँ, अभी तो मैं अपने पूरे राज्य के बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ। कृपया हमें कुछ दिन का समय दे दीजिए। मैं अपने पूरे राज्य में घूमकर अपना राज्य देखना चाहता हूँ। इसके बाद आप मेरा विवाह अवश्य करवा दीजिएगा और मैं आपका राजपाट भी संभाल लूंगा। राजकुमार की बात सुन करके महाराजा बोले, आपका प्रश्न अति उत्तम है राजकुमार। आपने अपने राज्य के बारे में जानने की बहुत अच्छा सोचा है और बहुत जरूरी भी है, तभी तो आप अपना शासन चला पाएंगे। इसके बाद राजकुमार अपने राज्य को जानने के लिए तैयार हो गए। साथ घोड़े के साथ वह राजमहल से निकल गए। वह हफ्ते भर पूरा अपने राज्य में भ्रमण करते रहे। एक दिन घूमते घूमते वह एक जंगल जा पहुंचे। वहां घनघोर जंगल था। राजकुमार को वहां बहुत प्यास लगी हुई थी। वह राजकुमार काफी थक भी गए थे। राजकुमार सोचते हैं क्यों ना यहीं पर रुककर थोड़ा आराम किया जाए छांव में और पानी भी पिया जाए। यह सोचकर राजा वहीं पर एक झील के किनारे अपने घोड़े को रोका और उस झील में पानी पिया और पानी पीकर वहीं पर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। आराम करते हुए राजकुमार ने जो दृश्य देखा वह एक अद्भुत और खूबसूरत था। राजकुमार ने देखा एक बहुत खूबसूरत लड़की घनघोर जंगल में लकड़ियों को काट करके उसको गट्ठे बना रही। राजकुमार उसको बहुत देर तक देखते रहे। उसके कार्य और उसके रूप को देख करके मोहित हो गए। वह कन्या इतनी सुंदर थी मानो स्वर्ग की कोई परी नीचे उतर आई हो। राजकुमार से रहा न गया। राजकुमार उसके पास जाकर कहते हैं,
हे देवी, आप कौन हैं और इस बियाबान जंगल में आप अकेली क्या कर रही हैं? आपको पता नहीं है इस जंगल में तरह तरह के जीव जंतु और जानवर पाए हैं? राजकुमारी की बातें सुनकर के वह लड़की पीछे मुड़कर देखी और देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमार की तरह नव युवक खड़ा था। कन्या को नहीं पता था कि ये स्वयं ही राजकुमार हैं, क्योंकि राजकुमार ने अपना वेश बदल कर रखा था। कन्या ने राजकुमार की बातें सुनकर मंद मंद मुस्काई और राजकुमार से बोली, मेरा नाम रूपा है और मेरा तो यहाँ रोज का काम है। मैं इस जंगल में लकड़ियां लेकर जाती हूँ। मुझे रोज लकड़ी लेने के लिए इस जंगल में आना पड़ता है और इस जंगल के जितने जीव जंतु हैं, जानवर प्राणी हैं, वह सब मेरे मित्र हैं। वे सब मेरी मदद करते हैं। और मदद क्यों ना करे, क्योंकि उसकी सुंदर, सुशील, शांत और प्रेम की भरी हुई थी। वह हर किसी का मन मोह लेती थी। उस वन के जानवरों मिलती, बातें करती और उनके साथ खेलती रहती थी। अगर किसी भी जानवर को कोई दिक्कत या परेशानी हो जाती थी तो हर तरह से उनकी मदद करती थी, क्योंकि वो कन्या करुणामय थी। इस वजह से उसे जंगल के जितने भी जीव जंतु प्राणी थे, वह सब उससे बहुत प्यार करते थे। तब रूपा कहती है, हे विप्रवर, मेरा तो यहाँ रोज का आना जाना है, पर आप बताइए आप कौन हैं और आप यहाँ कैसे आना हुआ? मैंने तो आपको यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा। राज की रूपा के प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दिया। उससे कहा कि जब अगली बार मिलेंगे तब हम अपना परिचय आपको जरूर देंगे। इतना कहकर उस लड़की से घर है। मेरे घर में मेरी सौतेली माँ, मेरे सौतेली बहन शोभा और मेरे पिताजी रहते हैं, जो अब मुझे लकड़ी जंगल लेने के लिए भेज देती है। मैं लकड़ी लेकर आ जाऊंगी और फिर घर का सारा काम करूंगी और फिर मैं रोज इसी तरह समय पर इस जंगल में लकड़ी लेने आती हूँ। राजकुमार ने उसकी सारी बात सुनकर बोले, ठीक है, मैं तुमसे दोबारा मिलने के लिए कोशिश करूंगा। उस लड़की की छवि राजकुमार के मन में ऐसे छप गई मानो जैसे घर कर गई। राजकुमार अपने महल पहुंच गए। महल में राजा करके राजकुमार बिना कुछ खाए पिए लेट गए। राजा को राजकुमार के आने का खबर लगी तो राजा अपनी मंत्रियों के साथ राजकुमार से मिलने के लिए गए। राजकुमार को देख करके वह बिना कुछ खाए पिए राजा ने राजकुमार से कहा, क्या बात है बेटा? राजकुमार, अगर आपको किसी बात की दिक्कत है या कोई परेशानी हो गई है या आप भ्रमण करके आ गए, आपको राज्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई है, आपको परेशान किया है, आपका दिल दुखाया है या किसी वजह से आप परेशान हुए हैं जो अन्न तथा जल त्याग करके आप ऐसे ही लेट गए हैं। राजा की बात सुनकर राजकुमार ने कहने लगा, आपके राज्य में भला किसी को कुछ दिक्कत हो सकती है? हमें आपके राज्य में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। कि पिताजी, आप मेरा विवाह करना चाहते हैं ना? तो मैं विवाह उस लड़की रूपा से करना चाहता हूँ जो उस जंगल में लकड़ी काट रही थी। पता जानकर राजा को बहुत हैरानी हुई और सोच में पड़ गए और कहने लगे, राजकुमार, ये कैसा पता हुआ जंगल में लकड़ियां काट रही है? आप मुझे पूरा उसके बारे में विस्तार से बताइए, मैं उसका विवाह आपके साथ अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार इतनी बात सुनते ही राजकुमार तुरंत उठकर खड़े हो गए और कहने लगे, पिताजी, मैं उस लड़की का घर का पता बताता हूँ। राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया, उस ग्रामीण में जाकर उस लड़की के रूपा का हाथ हमारे बेटे राजकुमार के साथ मांग कर आइए। मंत्रियों ने राजकुमार के लिए राजा का आज्ञा लेकर के राजमहल गए और वहां जाकर उन्होंने राजा की सारी बात बता दी। रूपा के पिताजी तो तैयार हो गए, पर उसकी माता मानने की रूपा उनकी सौतेली लड़की थी और रूपा की माँ नहीं चाहती थी कि वह किसी राजा की रानी और पटरानी बने। पर महाराज की आज्ञा थी, जिस कारण से वह डर की वजह से कुछ नहीं बोली और राजकुमार के साथ विवाह हो गया। तैयार हो गई। राजकुमार और उस रूपा का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ हो गया। विवाह के बाद राजकुमार ने पिताजी राजकुमार के राजा राजपाट सौंप दिए और स्वयं तीर्थ यात्रा पर चले गए। इधर राजा रानी बहुत खुशी खुशी अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन की बात है जब रानी रूपा के उधर सौतेली माँ ने
अपनी बेटी को तैयार किया और बोली कि बेटी रानी रूपा राज करने योग्य नहीं है, राज मेरी बेटी शोभा करेगी। उसने एक षड्यंत्र रचा और अपनी बेटी को सीख दी कि बोली मैं जैसे जैसे तुमको सिखा रही हूँ तुम वैसा वैसा ही करना। तुम अपनी बहन को राज तालाब के पास ले जाना और कहना हे बहन देखो तू तो पहले से ही इतनी सुंदर है कि ये गहनों की सुंदरता तेरे आगे फीकी पड़ जाती है। दीदी अपने सारे गहने और साड़ी मुझे दे दे और गहने पहन कर मैं देखूं तो कैसी लगती हूँ, तेरी जैसी दिखती हूँ या नहीं। जब वह तुझे अपने सारे गहने और साड़ी दे देगी तो उसे पहन करके ले जाना और बोलना चलो हम दोनों अपनी छवि देखते हैं इस पानी में। और जैसे वह देखने लगेगी तुम उसको पीछे से धक्का दे देना तो वह पानी में गिर जाकर अपनी जान दे देगी और तुम रानी बनकर उस राज में राज करना। रूपा रानी की सौतेली बहन अपनी माँ के समझाए हुए बताए हुए बातों पर मन में रखे हुए अपनी बहन रानी से मिलने आती है। शोभा महल में प्रवेश करती है। शोभा की बहन रूपा देखकर रानी को बहुत प्रसन्न होती है और उसकी खूब स्वागत का सत्कार किया जाता है। दूसरे दिन रूपा रानी से बहन शोभा कहती है बहन चलो ना हम बगीचे में घूमने चलते हैं। और राज बगीचे में घूमने के बाद बोलती है मुझे राज तालाब देखना है, इसलिए देखने के लिए राजा राज तालाब में जाती है। और शोभा ने अपने बताए हुई माँ के दिमाग से कहती है बहन रूपा तुम और साड़ी मुझे दे दो और तुम मेरी पहन लो, देखो मैं कैसी लगती हूँ, मैं तुम्हारी जैसी दिखती हूँ कि नहीं। रूपा इतनी सीधी और शांत थी कि उसका षड्यंत्र वह समझ ना सकी और उसने कहा कोई बात नहीं बहन पहन लो, मेरा जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही तो है। और अपने गहने और साड़ी उतार करके अपनी बहन को दे देती है। बहन उसको पहन लेती है और पहनने के बाद वह कहती है कि चलो बहन दोनों तालाब में हम अपनी एक दूसरे की छवि देखते हैं। रानी रूपा तालाब की तरफ झुकती है तो पीछे से रूपा को शोभा धक्का दे देती है और रूपा पानी में गिर जाती है। रानी शोभा रूपा बनकर के शोभा राजमहल में लौट आती है। राजमहल लौटने के बाद राजा को कुछ बदला बदला सा लगता है। राजा रानी से पूछते हैं कि आपकी बहन कहाँ गई। रानी रूपा बन करके गई। शोभा कहती है महाराज वह तो अपने घर आज चली गई। महाराज कहते हैं इतना जल्दी और बिना बताए कैसे चली गई, अभी कल ही तो आई थी। तब रानी शोभा कहती है महाराज माताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई जिस वजह से शोभा को वापस जाना पड़ा। राजा वो सोचे चलो कोई बात नहीं, तो वह महाराज के साथ महारानी बनकर रहने लगी। पर शोभा की बातें रूपा की तरह नहीं थी क्योंकि शोभा का स्वभाव रूपा रानी की तरह नहीं, क्योंकि शोभा एक घमंडी और अहंकारी और नच्चड़ी लड़की थी, किसी की इज्जत और सम्मान नहीं करती थी। पर रानी रूपा बहुत इज्जत और सम्मान से सबसे प्यार से बात करती थी, चाहे वो दास दासियां हों या महल का कोई भी छोटा कर्मचारी क्यों न हो। लेकिन उसे रूपा शोभा का स्वभाव से लोगों को बहुत संदेह होता था कि अचानक रानी को क्या हो गया है, यह रानी का स्वभाव अचानक बदल कैसे गया है। पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी पूछने की, क्योंकि वह महारानी थी। रानी रूपा को रानी में धक्का देने की वजह से वहां से एक चंपा का पेड़ उग जाता है और वह चंपा का पेड़ इतना सुंदर और फूलों से भरा होता है जिससे फूल और सुगंधित मनमोहित कर एक चिड़िया ने अपना बसेरा बना लिया था। वह चिड़िया उस चंपे के पेड़ में रहा करती थी और दिन भर उस दाना चुनने के लिए इधर उधर भटकती थी। शाम को वह चिड़िया राजा के बीच में चंपा के पेड़ में वहां बसेरा बनाकर रखा था। जैसे वह चिड़िया बसेरे में जाती तो रात के 12 बजे उस पेड़ से एक मानव की आवाज आती, चिड़िया बहन राजा भोजन किया। चिड़िया उसको जवाब देती हाँ राजा ने भोजन कर लिया। चंपा का पौधा फिर बोलता चिड़िया बहन है। राजा चिड़िया कहती राजा अपने राज्य में काज में व्यस्त है। चंपा का पौधा फिर से कहता चिड़िया रानी राजा सो गए या जग रहे। चिड़िया बोलती राजा अपनी गोद में सो गए। फिर गाना गाता ऐसे राजा भोर भयो सुखशाली सोमा कोरा।
बोलने के बाद चंपा का पौधा हंसने लगता, और जब वह हंसता तो फूलों की वर्षा होने लगती, और जैसे ही चंपा का पौधा रोने लगता, वहां पर मोती बनकर बिखर जाते थे। वहां से रोज सुबह एक पनिहारन पानी के लिए उस तालाब में जाया करती थी, जिस तालाब में चंपा का पौधा हुआ था। उसने एक दिन देखा कि उस चंपा के पौधे के नीचे बहुत सारी मोतियां बिखरी हुई हैं। उसने उस मोती को समेट करके अपने घर ले गई, और कुछ फूल बिखरे थे जो साफ करके साइड में रख दिया। ऐसे धीरे धीरे दिन बीतते रहे, बीत गए, महीनों बीत गए। जो पनिहारन थी वो बहुत गरीब थी, पर वो अचानक इतनी अमीर हो गई। उसे गांव के प्रधान को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा, सोचा ये पनिहारन बहुत ही गरीब थी कल तक, और आज इसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। आज तो ये आलीशान महल बनवा लिया और शानदार की जिंदगी जी रही है। इसका राज क्या है? प्रधान ने बहुत जानने की कोशिश की, लेकिन उसका परिणाम, अगर हम बता देंगे तो राज तालाब में चंपा के पौधे के नीचे से मोती का फूल झड़ते हैं, तो मोती उठाकर मैं अपने घर ले आती हूँ और उससे मेरी दुनिया बदल गई है। प्रधान राजा को बता देंगे, इसलिए पनिहारन ने कुछ नहीं बताई। प्रधान को ने सोचा कि क्यों न यह समाचार राजा को बताया जाए, और इतना धन कहाँ से ला रही है और कैसे लाई, इसके पास इकट्ठा हुआ है। एक दिन राजा दरबार लगाकर अपने राजकाज में व्यस्त थे, और वहां पर एक दरबारी आते हैं, और वह आकर राजा से कहता है, हे राजन महाराज राजा, गांव का प्रधान आपसे मिलने आए हैं। वह महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने कहा, ठीक है, उसको लेकर के आइए। जैसे ही प्रधान राज दरबार में उपस्थित होते हैं, राजन पूछते हैं, बताइए प्रधान जी, कैसे आना हुआ? कोई समस्या आन पड़ी है आपके पास? गांव में मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी? यह समाचार सुनकर प्रधान कहते हैं, हे राजन, आपके राज्य में हमारे गांव में किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, पर राजन हमारे गांव में एक अद्भुत चमत्कार हो रहा है। एक पनिहारन रहती है जो बहुत गरीब थी, कुछ दिनों से अमीरों की जिंदगी जी रही है, आलीशान बंगला बनवा रही है, और अच्छे अच्छे कपड़े और महंगे गहने पहनती है। कहाँ से आ रहे हैं पूछने पर वो कुछ नहीं बताई है। यह मैं जानना चाहता हूँ। एक बार आप उसके बारे में पता कर सकते हैं क्या? आपको शायद बता दे। प्रधान की यह बात सुनकर राजन बोले, ठीक है, यह सूचना हम मंत्री जी को दे देते हैं, और मंत्री जी जाकर इस बारे में पता लगाएंगे। मंत्री जी को बुलाया जाता है, उनसे सारी बात बता देते हैं। मंत्री जी बोलते हैं, ठीक है। मंत्री जी राजा जी के आदेश पर गांव के प्रधान के साथ वो गांव जाते हैं। प्रधान जी जैसे ही उस औरत के पास जाते हैं और पूछने पर वो औरत पहले तो नहीं बताती, बाद में प्रधान उसको धमकी देते हैं, अगर तुम नहीं बताओगी तो तुमको कारागृह में डलवा देंगे। तब पनिहारन डर के बोलती है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है मंत्री जी, मैं रोज सुबह पानी के लिए उस तालाब में जाती हूँ जो बीच तालाब में एक चंपा का पौधा है, उसमें बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। उस पौधे के नीचे फूल और मोती बिखरे होते हैं, जो फूलों को मैं साफ करके बाहर फेंक देती हूँ और मोतियों को उठाकर अपने घर ले आती हूँ। इससे यह मेरे घर का काया बदल गई है। इतना सुनकर मंत्री जी को यकीन नहीं होता, और वह कहते हैं, ठीक है, मैं कल तुम्हारे साथ उस तालाब में अवश्य चलूंगा। पनिहारन कहती है, मैं आपको जरूर ले चलूंगी। और दूसरे दिन सुबह जब मंत्री जी उस पनिहारन को लेकर उस राज तालाब में जाते हैं जहां पर चंपा का पौधा उगा था, उस चंपा के पौधे के नीचे देखते हैं मंत्री जी के बहुत सारे मोती बिखरे हुए हैं, और साथ ही बहुत सारे फूल भी झड़े हुए हैं। फूलों को पनिहारन रोज की तरह साफ करके बाहर फेंक देती है, और मोतियों को बिन करके वो घर लेकर आती है। मंत्री जी को समझ में नहीं आता, यह चंपा के नीचे मोती कहाँ से आ रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? इसमें उसे पनिहारन से बोले मंत्री जी। तब पनिहारन बोलती है, मंत्री जी, ये राज तो मुझे भी आज तक पता नहीं चला, मैं समझ नहीं पाई, लेकिन मेरे मन में थोड़ा लालच की वजह से मैं इसके बारे में किसी को नहीं बता सकी।
मंत्री जी ने उस राज को जाने के लिए रात में वहीं पर रुक गए और वह लोग जानना चाहते थे कि आखिर बात क्या है। मंत्री जी, प्रधान जी साथ में पनहारन भी तालाब के भीतर जाकर छुप गए। शाम होते ही चिड़िया उस चंपा के पेड़ की डाली पर आई और अपने बसेरे पर बैठ गई। रात का समय करीब 12 बज रहे थे। उस चंपा के पौधे से आवाज आती है, चिड़िया बहन, राजा ने भोजन किया? चिड़िया कहती है, हाँ राजा भोजन कर चुके। फिर चंपा का पौधा से आवाज आती है, चिड़िया बहन, राजा रानी को याद करते हैं? चिड़िया बोलती है, नहीं। फिर चंपा का पौधा आवाज आती है, चिड़िया रानी, राजा सो गए कि जग रहे हैं? तब चिड़िया बोलती है, राजा सो गए। चंपा के पौधे से आवाज आती है, ऐसे राजा भोर भयो सुखशाली सोमा कोरा, और कहकर रोने लगती है। और जैसे ही रोने लगती है तो उसके आंसू मोती बन के बिखर जाते हैं और थोड़ी देर बाद हंसने लगती है और जब हंसती है तो वो सारे फूल नीचे बिखर जाते हैं। चिड़िया अपने बसेरे में जाकर सो जाती है। उसके बाद उस चंपा के पौधे से किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आती। यह सब नजारा मंत्री जी और प्रधान जी पनहारन छुपकर देख रहे थे। मंत्री जी को कुछ समझ में नहीं आया और आकर वह सुबह होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही सवेरा हुआ, मंत्री जी राजा के पास आए और आकर महाराज दरबार लगाकर बैठे हुए थे। राजा के पास आकर के सामने पेश होते हैं। बेटू थोड़ी देर चुप हो जाओ, तुम्हारी आवाज आ रही है। राजा के सामने पेश हुए और मंत्री जी ने अपनी आंखों देखी सारी कहानी बता दी। राजा जी को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हो रहा था कि तब मंत्री जी ने कहा, राजन, अगर आपको बुरा न लगे तो एक सुझाव देना चाहूंगा। राजा जी कहते हैं, बिल्कुल मंत्री जी, बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? मंत्री जी बोलते हैं, हे राजन, मैं चाहता हूँ कि उस तालाब में आज आप चलें। आप खुद चल करके देखिए वहां पर क्या हो रहा है। काम करिए, जैसे वह चिड़िया आकर के उस बसेरे में बैठने लगे, उस चिड़िया को आप पकड़ करके मेरे पास ले आइए। उससे हम पूछेंगे कि आखिर बात क्या है। मंत्री जी ने राजा के आदेश में वैसा ही किया। जैसे ही शाम को चिड़िया अपने बसेरे में गई और रात के 12 बज गए और चंपा के पेड़ ने फिर चिड़िया से फिर पूछने लगा, चिड़िया रानी, राजा खाना खाए? चिड़िया ने, राजा खाना खा चुके हैं। चंपा के पौधे ने फिर आवाज आती है, चिड़िया बहन, राजा को नींद आ गई? चिड़िया कहती, हाँ राजा तो सो गए। चंपा के पौधे की ऐसे फिर से आवाज आती है, चिड़िया बहन, मेरी बहन क्या कर रही है? चिड़िया कहती है, आपकी सौतेली बहन सोहग कर रही है। चिड़िया की इतनी बात सुनते ही चंपा के पौधे से आवाज आती है, ऐसे राजा भोर भयो सुखसारी सोमा कोरा, कहते हुए रोने लगती है। और जैसे ही वो रोता है तो मोतियों की बारिश होने लगती है और जैसे ही ये चंपा का पौधा हंसने लगता है, फूल झड़ने लगते हैं। इतना कहकर जैसे ही वो चिड़िया सोने को जाती है कि एक शिकारी को बुला करके चिड़िया को पकड़वा लिया जाता है। दूसरे दिन राजा के दरबार में पेश किया जाता है। तो राजा पूछते हैं, आप हमें ये बताइए चिड़िया रानी कि क्या बात है, कौन है चंपा के पेड़ में जो मानव की आवाज में आपसे बात करता है और आप हमारे राजमहल की समाचार जाकर उसको बताती हैं? तब वह चिड़िया कहती है, हे राजन, हमें भी नहीं पता है उस चंपा के पौधे में कौन है। मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। एक नीम का पेड़ था। उस पेड़ पर हम पति पत्नी बहुत सुखी से रह रहे थे। मैं और मेरा चिड़ा एक आधी आई और मेरा चिड़ा नीचे गिरकर अपने प्राण दे दिए, दम तोड़ दिया, जिस वजह से मैं बहुत दुखी और निराश हो गई थी। मैं इधर उधर भटक रही थी, अपने चिड़े की याद में व्याकुल थी और मैं भटकते भटकते कब आपके बगीचे में आ गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी थी और मुझे एक तालाब दिखा और मैं उस तालाब में
जाकर पानी पीने लगी। जैसे ही पानी पीने के लिए गई, मुझे उस पर एक चंपा का पेड़ दिखाई दिया और शाम का समय हो गया था। इस वजह से मैं वहीं पर अपना बसेरा बसा लिया। चंपा के पेड़ पर मैं अपना बसेरा बनाकर वहीं रहती हूँ और जब रात के 12 बजते हैं तो उस चंपा के पेड़ से आवाज आती है और मुझसे यही कुछ सवाल पूछती है। उसके बाद वो चंपा का पेड़ चुप हो जाता है और मैं अपने बसेरे में सो जाती हूँ। यकीन मानिए राजा, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं जानती हूँ। इतना कहने के बाद वो चिड़िया रोने लगती है अपने चिड़ा को याद करके। अब मंत्री जी कहते हैं, हे राजन, मैं तो कहता हूँ कि आप एक बार स्वयं चलें, चल कर के पूछें आपके राज्य के तालाब में ऐसा कैसे हुआ है। इससे पहले तो कभी नहीं हुआ था और यह कहाँ से आया है, क्या राज है इसका। मंत्री का सुझाव राजा जी को पसंद आया और राजा ने कहा, ठीक है, आप जाने की तैयारी करिए। कुछ समय जो समय तय हुआ था उस समय को लेकर राजन और मंत्री दास दासियां कुछ अपने अन्य सदस्य को लेकर के उस तालाब के पास पहुंच गए। वह चंपा का पेड़ एक रात का इंतजार करने लगे। शाम हो गई, चिड़िया आई और अपने बसेरे में बैठ गई। रात के जैसे ही वह बाहर, चंपा के पेड़ से एक मानव की आवाज आना चालू हो गई, चिड़िया रानी, राजा क्या कर रहे हैं। चिड़िया ने उस दिन कोई उत्तर ही नहीं दिया। तो फिर चंपा का पेड़, चिड़िया बहन, राजा ने खाना खाया। चिड़िया फिर से कोई जवाब नहीं देती है। तब फिर से चंपा के पेड़ से आवाज आती है, चिड़िया रानी, राजा सो गए। फिर चिड़िया ने कोई जवाब नहीं दिया। तब चंपा का पेड़ ने कहा, अरे जब कोई जवाब नहीं दिया तब चंपा का पेड़ एक कहता है, ऐसे राजा घोर भयो सुखसारी सोमा कोरा। तब चिड़िया ने कहा, राजा आज बहुत दुखी हैं। इतना सुनते ही चंपा का पौधा रोने लगा और कहता है, ऐसा राजा दुखी हुए कि साली राज भोग करे। और कहते हुए चंपा का पौधा शांत हो गया और चिड़िया वहीं अपने बसेरे में सोने के लिए चली गई। चंपा के पेड़ जैसे ही शांत होने वाला ही था कि राजा आकर सामने खड़े हो गए और कहते हैं, आप कौन हैं? आप कोई मानव है या अन्य कोई लोक के प्राणी हैं? इस पौधे में कृपया आप बताइए, वरना मैं इस पेड़ को कटवा दूंगा। तब उस पेड़ से आवाज आती है, हे राजन, ऐसा मत करना राजा महाराज, ऐसा मत करना। अगर आपको जानना है कि मैं कौन हूँ तो बढ़ई को बुलाइए और बढ़ई से बुला करके मेरे पेड़ को कटवाइए और पौधे को कटवा करके बीच से उसमें चीरा लगवा करके इस पौधे को 2 भाग में कर दीजिए। आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। राजा ने कहा, ठीक है। सुबह का इंतजार हो रहा था। सुबह हुआ, राजा ने आदेश पर बढ़ई को बुलाया गया। जैसे ही बढ़ई आया, पूरे लोगों को इस रहस्य को जानने के लिए बड़ी उत्सुकता थी। सबने तालाब के चारों ओर बैठ गए, इंतजार कर रहे थे। बढ़ई को कि इस तालाब के बीच में जो चंपा का पौधा उसको काटना है। बढ़ई ने चंपा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आरी लगाई, चंपा के पौधे से आवाज आई, हे बढ़ई भैया, जरा धीरे धीरे आ लगाना। बढ़ई डर गया और घबरा गया और कहने लगा, यह पौधा कैसा है, इसमें आवाज आती है। वह जाकर राजन से कहता है, हे राजन, मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा क्योंकि इसमें इंसान बोलता है। राजन कहते हैं, मैं तुम्हें बहुत सारी असरफियां दूंगा, तुम अपने इस पौधे को काटो, कोई बात नहीं है, आवाज आती है तो आने दो, हमें सब पता है। बढ़ई आगे बढ़ा। जैसे ही आरी फिर से लगाई, चंपा का पौधा ने फिर आवाज लगाई, हे बढ़ई भैया, आरी धीरे धीरे चलाना। राजन ने जाकर कहा, ठीक है, तुम आरी धीरे ही चलाना, धीरे धीरे चलाकर काटो। बढ़ई ने चंपा के पौधे को धीरे धीरे आरी लगाकर काटा। चंपा का पौधा पानी में गिरने के बाद ऐसे पानी में ऊपर तैर रहा था जैसे मानो सूखा पत्ता पानी में तैर रहा हो।
इतना हल्का और बाहर लाया गया बढ़ई ने को राजा उसके पास जाकर कहते हैं, इसमें बीच में चीरा जरा आराम से लगाना। जैसे ही चाहिए बीच से फाड़ा गया तो उसमें 16 वर्ष की सुंदर रूपा रानी प्रकट हो जाती है। रूपा रानी को देखकर राजा चकित हो जाते हैं और राजा के साथ साथ वहां के उपस्थित ग्रामीण लोग, मंत्री, प्रधान और अन्य सदस्य भी अब अचंभित हो गए थे। अगर रूपा रानी यह है तो महल में जो है वो कौन है? यह सब सुनकर बहुत हैरान थे। राजा पूछते हैं, आप कौन है? रूपा कहती है, हे राजा, मैं आपकी रानी रूपा हूँ। तो राजा कहते हैं, अगर आप रूपा रानी हैं तो महल में जो है वो कौन है? तब रानी रूपा कहती है, महल में वह मेरी सौतेली बहन शोभा है। मेरी बहन ने मेरे साथ धोखा किया और मुझसे छल किया है। मेरे गहने सारे, मेरे कपड़े पहन करके मुझे इस तालाब में धक्का देकर चली गई थी और वह खुद रानी बन करके वहां आपके साथ राजभोग कर रही है। इस पर राजा को बहुत गुस्सा आया। फिर राजा ने पूछा, पर आप चंपा का पौधा कैसे बन गई? तब रानी कहती है, महाराज, आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था कि इस जंगल के सारे जीव प्राणी मेरे मित्र हैं। जब मेरी बहन ने मुझे इस तालाब में धक्का दे दिया तब यहाँ पर एक मगरमच्छ ने मुझे अपनी पीठ पर बैठा कर के मुझे ऊपर निकाल दिया था और मैं यहीं पर बैठी रो रही थी और यहाँ से स्वर्ग की एक परी घूम रही थी। उसने मुझे देखा तो मैं रोए जा रही थी। उसने मुझसे सब कुछ पूछा। मैंने उसे सारी कहानी बता दी, अपनी सारी व्यथा बताई तो उन्होंने मुझे इस चंपा के पौधे में परिवर्तित कर दिया। हे राजन, इस चंपा के पौधे पर निवास करती हूँ। और उसने ये कहकर गई थी कि अगर राजा स्वयं आकर के इस चंपा के पौधे को कटवाएंगे तो तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। इस वजह से मैं बच गई और राजा को यह बात जानकर बहुत खुशी हुई और वह रानी को गले लगाया और अपनी गलती की माफी मांगी और उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो रूपा रानी। रूपा, मुझे नहीं पता था कि आपकी बहन इतनी बड़ी धोखा दे सकती है। और वह राजा ने अपने तुरंत मंत्रियों को आदेश दिया कि रानी शोभा को तुरंत उसको मृत्यु दंड दिया जाए। राजा ने मृत्यु दंड देने का आदेश देते हैं। राजा रानी को रूपा को तुरंत लेकर राजमहल लौटते हैं और राजमहल में आकर दरबार लगाते हैं। तुरंत राजा शोभा को बंदी बना लिया जाता है और शोभा को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया जाता है। लेकिन रानी रूपा हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, हे महाराज, कुछ भी हो है तो मेरी बहन ही, लेकिन मृत्यु दंड कम करके कुछ और दूसरा दंड दे दीजिए कृपया। आपका दिल बहुत बड़ा है। ठीक है, आपकी आग्रह पर हाँ कहती है तो वह इसको आजीवन कारावास कर देंगे। इसकी सजा माफ करने की नहीं है, इसलिए इसको आजीवन कारावास करते हैं और यह कहकर कारावास में डलवा देंगे। जब तक यह जीवित रहेगी इसको एक वक्त का खाना मिलेगा और ये काल कोठरी में हमेशा बंद रहेगी। ये बाहर एक पल के लिए भी नहीं निकल पाएगी। राजा रानी खुशी खुशी से अपने राज्य को संभाला और खुशी खुशी से जीवन व्यतीत करने लगा। कहानी का अंत करते हुए मुनि अगस्त्य कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, जैसे करनी वैसी भरनी। शोभा ने अपनी बहन रूपा के साथ जिस तरह से किया था उसके कर्मों का फल उसको यहीं इसी जन्म में भोगना पड़ा। पिछले जन्म का कोई काम नहीं होता है। आपको जो जैसा कर्म किया है वह इसी जन्म में यहीं पर भोग कर जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं, अच्छे कर्म करो, उसका फल हमेशा मीठा होता है। और रूपा ने अच्छे कर्म करती थी, जंगल के जानवरों के साथ उनकी मदद करती थी उनको, इसलिए तालाब में गिरने के बाद भी उसको एक जंगली जानवर ने बचाया और उसकी मदद की। परियों ने उसको चंपा के पौधे में परिवर्तित कर दिया। इसलिए वह मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे संगत के साथ कभी नहीं देना चाहिए और बुरे लोगों को से दूर हमेशा रहना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में लिखना न भूलें।
लोग वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब तो कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।